अध्यक्ष जी, मैं शुरुआत का मेरा जो विचार है इस विधेयक पर वो मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा और उसके बाद का जो भी मेरा भाषण होगा मैं मौखिक करूंगा। ये जो बिल का मामला है, अभी ये सिग्रीवाल जी का भी एक बिल को उन्होंने वापस लिया। हम सबका प्रयास ये है कि भारत जैसे इतने बड़े देश में जो 130 करोड़ का देश है और ये कोरोना काल में ये one minute. Honorable members, before I call Sri Gopal Chennai Shetty ji to move the motion for consideration of Representation of People Amendment Bill 2019, the time for consideration of the bill has to be allotted by the House. If the House agrees, 2 hours may be allotted. Yes. Now continue. Honorable member, please continue. सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रणाली को मानने वाला देश है। हम सब लोग अपने विचारधारा अगर अलग अलग भी है तो चर्चा के बाद में सहमति बनाते हुए किसी भी काम को आगे ले जाने का प्रयास हम सब लोग मिलकर करते हैं। और इसलिए जो इन दिनों में चुनाव प्रक्रिया है, चाहे वो फिर अभी जो सिग्रीवाल जी का प्रस्ताव वापस लिया गया कंपलसरी वोटिंग का, उसमें भी हम चर्चा इस बिल के माध्यम से मैं अपने विचार को प्रकट करूंगा। लेकिन ये जो जैसे कंपलसरी वोटिंग मतदाताओं के लिए है, वैसे राजनीतिक पार्टी के लोगों के लिए भी कोई ना कोई बंधन होना चाहिए। वैसे बहुत सारे बंधन हमारे इलेक्शन के कानून में है, लेकिन मैं मानता हूं कि पर्याप्त नहीं है। हमको आने वाले दिनों में इसमें और संशोधन करने की आवश्यकता है, इसलिए संशोधन को मैंने पेश किया है। हम देखते हैं कि भारत जैसे देश में जब हम बचपन में छोटे थे तो सोशलिस्ट पार्टी, फिर कांग्रेस पार्टी, फिर उन दिनों में जनसंघ और फिर उसके बाद में कांग्रेस, सिंडिकेट ऐसे बहुत सारे होते होते एक बीच का दौर आ गया कि कुछ ही थोड़े राजनीतिक पार्टी के माध्यम से चुनाव होता था। लेकिन बाद में वापस देखा कि 2-3 दशकों से बहुत सारे राजनीतिक पार्टी के लोग अपने अपने पार्टी का निर्माण करते हैं और फिर बहुत चुनाव का उसका एक बहुत बड़ा लंबा बैलेट पेपर बनता है, उसमें नाम छापे जाते हैं और चुनाव कितना महंगा होते जाता है। और कभी कभी इतने बड़े प्रोसेस के माध्यम से जो मतदाता है वो समझ नहीं पाता कि उसको क्या करना है और फिर वो मतदान से वंचित रहते हैं। ये भी एक दूसरे की वास्तविकता है। विकासशील देश में हम लोग देखते हैं कि वोटिंग अगर चुनाव का डिक्लेरेशन भी होता है तो किसको वोट कितना मिला और दूसरे पार्टी को कितना मिला है 2-3 पार्टी के बीच में ही चलता है। लेकिन हमारे जैसे देश में तो कभी कभी 10-10, 15-15 उम्मीदवार, लोकसभा में तो फिर भी कम होते हैं, लेकिन विधानसभा और कॉर्पोरेशन के चुनाव में तो इसकी कोई संख्या ही नहीं होती, अनगिनत होती है। इतने लो लेवल पर ये वोटिंग का हमारा जो सिस्टम है वो जा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं इसके पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में लेकर मैंने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है ऐसा मैं मानता हूं और मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि एक बहुत बड़े बिल पर हमको चर्चा करना है। सभापति जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बहुत बड़े बिल पर हमको चर्चा करना है और सभागृह में लोग बहुत ही कम है, तो मैं चाहूँगा तो मैं चाहता हूं कि इसमें संशोधन लाने की आवश्यकता है। तो मैंने जैसा पहले कहा कि मैं आज के अपने भाषण के जो कुछ विचार है वो पढ़ लूँगा और फिर उसके बाद में मैं मौखिक भाषण भी करने का प्रयास करूँगा। महोदय, मुझे खुशी है कि मेरे द्वारा लोकसभा में पुरस्तापित किए गए लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2019 जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में और संशोधन किए जाने से संबंधित है। अपनी बात रखने का अवसर आपने मुझे दिया, इसलिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार यदि कोई पंजीकृत दल निम्न शर्तों में कोई एक शर्त पूरी करता है तो उसे राष्ट्रीय स्तर का मान्यता भारतीय चुनाव आयोग देता है। 1. कोई पंजीकृत दल जिसने 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों की कम से कम 2% सीटें हासिल की हो। 2. कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाए हो और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हो, उसे मान्यता मिलता है। 3. किसी भी दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य दल का मान्यता प्राप्त हो। अध्यक्ष जी, 7 जून
2019 की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। पहला भारतीय जनता पार्टी, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीसरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, चौथा बहुजन समाज पार्टी, पांचवा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, छठा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ब्रैकेट, सातवां सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस, आठवां नेशनल पीपल्स पार्टी। महोदय, किसी भी दल के उम्मीदवार को चुनाव में 16% से कम वोट प्राप्त होता है तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। तब केवल 4 राज्यों की विधानसभा व लोकसभा चुनाव में मात्र 6% वोट प्राप्त करने वाले किसी भी दल को राष्ट्रीय दल घोषित किए जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है, ऐसा मेरा मत है। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यदि किसी राजनीतिक दल का केवल 4 राज्यों में अस्तित्व है और उसे केवल 4 राज्यों में विधानसभा लोकसभा चुनाव में मात्र 6% वोट प्राप्त होते हैं एवं केवल 3 राज्यों से उसके लोकसभा के 11 सदस्य है तो उसे राष्ट्रीय दल घोषित नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि किसी भी देश के राष्ट्रीय राजनीतिक दल का एक अलग अस्तित्व होता है, इसलिए राष्ट्रीय राजनीतिक दल के गठन के लिए आवश्यक है कि उसके देश के 1/4 राज्यों से कम 54 लोकसभा सदस्य अथवा लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 10% के बराबर सदस्य हो और उसे देश के 1/4 राज्यों में विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव में कम से कम 16% वोट प्राप्त हुए हो तथा उसका 1/4 राज्यों में अपना एक मूल आधार भी हो। अंत मेरे द्वारा प्रस्तुत ये विधेयक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में और संशोधन किए जाने का आशय देश के हित में राज्यों को और अधिक मजबूत प्रदान करने का है और निम्नलिखित महत्वपूर्ण शर्तों में जो राजनीतिक दल पूर्ण करते हैं, केवल उन्हीं दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया जाने की आवश्यकता है। ऐसे राजनीतिक दल जिनके देश के कुल राज्यों की संख्या के 25% राज्यों से कम 54 लोकसभा सदस्य अथवा लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 10% के बराबर सदस्य हो। दूसरा, ऐसे राजनीतिक दल जिन्हें देश के कुल राज्यों की संख्या के 25% राज्यों में विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव में 16% वोट मिले हो। तीसरा, ऐसे राजनीतिक दल जिनका देश के कुल राज्यों की संख्या के 25% राज्यों में अस्तित्व हो। अंत मेरा निवेदन सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि देश के हित में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किए जाने हेतु सकारात्मक कदम उठाए। सभापति जी, भारत के संविधान के अनुसार भारत में संघीय व्यवस्था है जिसमें नई दिल्ली में केंद्र सरकार तथा विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित राज्यों के लिए राज्य सरकार है। इसलिए भारत में राष्ट्रीय व राज्य क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का वर्गीकरण उनके क्षेत्र में उनके प्रभाव के अनुसार किया जाता है। भारत में मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों की भारत सरकार सूची निम्न है। भारत में बहुदलीय पार्टी व्यवस्था है जिसमें छोटे क्षेत्रीय दल अधिक प्रबल है। राष्ट्रीय पार्टियां वे है जो 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। उन्हें यह भी अधिकार भारत के चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है जो विभिन्न राज्यों में समय समय पर चुनाव परिणामों की समीक्षा करता है। इस मान्यता की सहायता से राजनीतिक दल कुछ पहचानों पर अपनी स्थिति की अगली समीक्षा तक विशिष्ट स्वामित्व का दावा कर सकते हैं, जैसे कि पार्टी चिन्ह जून 2019 के अनुसार राष्ट्रीय पार्टियां नीचे दी गई है। यदि कोई पंजीकृत दल निम्न शर्तों में
कोई एक शर्त पूरी करता है तो उसे राष्ट्रीय स्तर की मान्यता भारतीय चुनाव आयोग देता है। पहला, कोई पंजीकृत दल 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों की कम से कम 2% सीटें हासिल की हो। दूसरा, कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाए हो और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हो। तीसरा, किसी भी दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्यीय दल का मान्यता प्राप्त हो। 7 जून 2019 की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित दल राष्ट्रीय दल के स्वरूप में मान्यता प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी को 1980 में मान्यता प्राप्त हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 से ही चालू है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 से, बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 से है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 से है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद 1964 से है, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस 1998 से है, नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 से है। ये आज कुल मिलकर हमारे देश में जो मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उसके हिसाब से हमारे देश का ये लोकशाही को हम सारे लोग मिलकर और सुदृढ़ करने का प्रयास हम सब लोग मिलकर करते हैं। सभापति जी, मैं फिर एक बार आपके ध्यान में ये बात को लाने का प्रयास करूंगा। हमारा देश लोकशाही प्रणाली से काम करता है। लोकशाही में हर उस व्यक्ति को अधिकार होता है कि वो चुनाव लड़े और वो चुनाव लड़ते हैं और उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा बंधन नहीं होता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो उसका एक मैनिफेस्टो होता है, उसका एक प्रोग्राम होता है और उस प्रोग्राम को देखकर लोग राष्ट्रीय स्तर पर या तो फिर राज्य के चुनाव होते हैं तो राज्य के स्तर पर, महानगर पालिकाओं का चुनाव होता है, भिन्न भिन्न स्तर के हमारे यहाँ पर चुनाव होते हैं। तो पार्टी को देखकर भी, उनके मैनिफेस्टो को देखकर, उनके आचार विचार को देखकर, उनके लीडरशिप को देखकर लोग वोटिंग करते हैं। और उसी तरह में लोकशाही में अगर किसी एक व्यक्ति को लगता है कि मुझे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उससे मेरी सहमति बनती नहीं है तो मैं स्वयं अपने बलबूते पर चुनाव लड़ सकता हूं, तो उसे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। और हमने देखा है कि कॉरपोरेशन से लेकर लोकसभा तक आज भी हमारे लोकसभा में भी इंडिपेंडेंट जीते हुए लोग हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के ऊपर क्यों बंधन होना चाहिए? वैसे व्यक्तिगत तौर पर भी अगर कोई चुनाव लड़ता है तो उसको अगर 16% वोट नहीं मिलता है तो फिर उसके जो डिपॉजिट होता है उसको हम फोरफिट कर देते हैं, जब्त हो जाता है उसका। और फिर चुनाव के परिणाम आने के बाद में ये लोग आकलन करते थे और इसने तो ये तो डिपॉजिट भी बचा नहीं पाया, तो उसको दूसरी बार चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए उसके भी बारे में पहले से ही तय होता है। अगर वो फिर वापस चुनाव लड़ता है तो लोग ये बातें करते हैं कि अगली बार तो, पिछली बार तो ये चुनाव लड़ा था लेकिन अपना डिपॉजिट भी बचा नहीं पाया, तो इसको वोट देने से क्या फ़ायदा है। ये लोग अपना इसके माध्यम से अपना मत बनाते हैं। और इसी तरह एक राष्ट्रीय पार्टी को भी उसके पूरे देश में जनाधार होना चाहिए। अगर जनाधार नहीं होने से क्या होता है, तो मैं बहुत पीछे ना जाते हुए इन दिनों की अगर बात करूं तो मैं जिस राज्य से आता हूं, महाराष्ट्र से आता हूं, हमारे महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की हमारी 25 साल युति चली, बहुत अच्छा काम चला, देश को, राज्य को भी आगे बढ़ाने का मौका मिला, मुंबई शहर को भी बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास हम दोनों पार्टी के लोगों ने मिलकर किया। लेकिन शिवसेना के जो मानसिकता में जो बाला साहब ठाकरे जी के शिवसेना थी, उस मानसिकता में थोड़ा बदलाव आ गया और 2019 के चुनाव के बाद में हमने देखा परिणाम क्या हुआ। मैं इलेक्शन रिफॉर्म की बात आवश्यकता क्यों करता हूं कि देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अमेंडमेंट की व्यवस्था करके गए हैं, क्योंकि हर बार हम जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो जो 25 साल के पहले था उन दिनों में उसकी आवश्यकता थी और उसके हिसाब से उन दिनों में वो चलता था। लेकिन 25 साल में देश बहुत आगे बढ़ा है। देश के विभिन्न दुनिया के देशों में जो बदलाव को हम देखते हैं, उस बदलाव को देखकर जो विकसशील देश के लोग हैं उसके पीछे चलने का प्रयास हम भी करते हैं। तो हमको भी लगता है कि हमारे भी यहाँ पर जो व्यवस्था है उसमें हमको बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो समय समय पर इसीलिए तो व्यवस्था हम करते हैं। अब देखेंगे आप 2019 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में मिलकर चुनाव लड़ी। 5 साल देवेंद्र फडणवीस जी ने जो काम अच्छा किया उसको देखकर फिर एक बार लोगों ने वोट भी दिया, और वोट देने के बाद में रिजल्ट जब आया तो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के पार्टी में जाकर उन्होंने सरकार किया। मैं मानता हूं कि ये इससे बड़ा मजाक लोकशाही का कभी भी हो नहीं सकता है, क्योंकि आप चुनाव में एक मैनिफेस्टो को लेकर गए थे। वो मैनिफेस्टो में शिवसेना का चुनाव का मैनिफेस्टो था, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का मैनिफेस्टो था, लेकिन दोनों पार्टी के लोगों ने एक मैनिफेस्टो पब्लिक के सामने ये रखा कि हम अलायंस में चुनाव लड़ेंगे, हम युति करके चुनाव में लड़ेंगे, और उस अलायंस को लेकर लोगों ने वोट दिया। और चुनाव का रिजल्ट आने के बाद में हम सब लोगों ने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ। मैं मानता हूं कि ये हमारे नियम में इस प्रकार के बंधन नहीं है, इसलिए वो शिवसेना ये कर पाई, और इसलिए मैं मानता हूं कि हमको आने वाले दिनों में इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा